अपनी पत्नी के मर्डर केस को सॉल्व करने के लिए इस पुलिस वाले ने अपनी जान दे दी। ये बात जितनी सुनने में सीधी सादी लग रही है, कहानी तो उससे कई ज्यादा ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ भरी है। तो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका एक और नई कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है जोसेफ नाम के एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर से। एक होनहार और काबिल पुलिस ऑफिसर होने के कारण जोसेफ की पुलिस डिपार्टमेंट में काफी इज्जत है, और जितनी इज्जत पुलिस डिपार्टमेंट जोसेफ की करता है उससे कई गुना ज्यादा प्यार जोसेफ अपने काम से करता है। लेकिन जोसेफ की पर्सनल लाइफ में चल रही प्रॉब्लम्स के कारण उसे ये पुलिस की नौकरी छोड़नी पड़ गई। उसकी पत्नी ने उसे छोड़ के एक दूसरी शादी कर ली और उसकी बेटी के एक्सीडेंट में मर जाने के बाद जोसेफ इस दुनिया में अकेला हो गया। ये दुख जोसेफ को अंदर ही अंदर खाए जा रहा है, इसलिए थोड़ा अपना ध्यान भटकाने के लिए वो कभी कभार पुलिस की कई केसेस में मदद कर देता है। तो आज भी कुछ इसी तरह डीएसपी साहब जोसेफ को एक केस के सिलसिले में बुलाते हैं। मौका वारदात पे जोसेफ को पता चलता है कि एक घर में बूढ़ा बूढ़ी की किसी ने बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी है। पुलिस वालों को इस हत्या का कोई अभी तक सुराग नहीं मिल पा रहा, इसलिए मदद के लिए जोसेफ को बुलाया गया है। मौके पे पहुंचते ही जोसेफ पूरे घर की अच्छी तरह छानबीन करता है। घर की दीवार पे लगे जूतों के निशान बताते हैं कि कातिल कोई दुबला पतला और जवान इंसान ही है, क्योंकि जिस तरह वो दीवार पे चढ़ के कमरे के अंदर घुसा वो कोई फिट आदमी ही कर सकता है। अब जोसेफ का सारा शक उसी परिवार के एक छोटे बेटे पे जाता है। जोसेफ को उसके हाव भाव से ही पता चल जाता है कि ये लड़का झूठ बोल रहा है, और फिर थोड़ी देर तक उससे सवाल जवाब करने के बाद जोसेफ उसके मुंह से उगलवाने में कामयाब हो जाता है कि खून उसी ने किए हैं। जिस केस को सॉल्व करने के लिए पुलिस वालों को इतना समय लग गया, जोसेफ ने मौके पे पहुंच के आधे घंटे के अंदर ही ये केस सॉल्व कर दिया। और जोसेफ के इसी हुनर के चलते सारा पुलिस डिपार्टमेंट उसकी इतनी इज्जत करता है। इसके कुछ दिनों बाद जोसेफ को खबर मिलती है कि उसकी एक्स वाइफ यानी कि स्टेला का एक्सीडेंट हो गया है। चर्च से वापस लौटते वक्त स्टेला की स्कूटी को एक गाड़ी ने टक्कर मार दी, और उसी की वजह से स्टेला अभी आईसीयू में है। स्टेला को हॉस्पिटल के बेड पे देख जोसेफ की आंखें भर आती हैं। बेशक स्टेला ने उसे कई साल पहले छोड़ दिया हो, लेकिन जोसेफ के मन में स्टेला के लिए अभी भी पहले जैसा ही प्यार है। अब जोसेफ की इतनी बुरी हालत देख के जोसेफ के दोस्त उसे पूछते हैं कि तुमने हमें कभी नहीं बताया कि आखिर तुम्हारा और स्टेला का डाइवोर्स क्यों हुआ। जब तुम स्टेला से इतना प्यार करते हो तो आखिर तुमने उसे जाने कैसे दिया। जवाब में जोसेफ उसे कहता है कि अगर स्टेला मुझे छोड़ के गई है तो उसमें मेरी ही गलती थी। दरअसल स्टेला के साथ शादी होने से पहले मेरी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और पूरे गांव को हमारे लव अफेयर के बारे में पता था, लेकिन उस समय मेरे पास ये पुलिस की नौकरी नहीं थी, जिस वजह से उसके घर वालों ने उसकी शादी कहीं और कर दी। और फिर उसके बाद मैंने उस लड़की की शक्ल कभी नहीं देखी। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के 2 सालों बाद जब हम मर्डर इन्वेस्टिगेशन के लिए साथ वाले गांव में गए थे तो वहां मुझे पता चला कि जिस औरत का खून हुआ है वो कोई और नहीं बल्कि मेरी वही गर्लफ्रेंड है। उसके शराबी पति ने उसे जान से मारने के बाद उसकी लाश को उसी घर में कई दिनों के लिए सड़ने के लिए छोड़ दिया। जब मैंने मौके पे पहुंच के उसकी वो सड़ी हुई लाश देखी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, और फिर उसे उस हालत में देखने का वो दुख मुझे ले डूबा। अगले कुछ दिनों तक उसकी वो लाश मेरी आंखों के सामने ही घूमती रही। चाहते हुए भी मैं उसका वो चेहरा अपनी आंखों के सामने से भुला ही नहीं पा रहा था, और मेरे बदले हुए हाव भाव देख के स्टेला समझ गई थी कि कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है। 24 घंटे मेरा ध्यान उसी तरफ लगा रहता, जिसकी वजह से मैं स्टेला और अपनी बेटी को समय ही नहीं दे पाया। चाहते हुए भी मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अपने इस दुख के बारे में स्टेला को बताऊं, और फिर इस दर्द को भुलाने के लिए मैंने शराब का सहारा लिया। मैं रोज शराब के नशे में धुत होके घर आता और स्टेला से बात तक नहीं करता। अब बेचारी स्टेला भी मेरी इन हरकतों से परेशान हो चुकी थी, और आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि उस समय तो मैं बिल्कुल एक दूसरा आदमी बन चुका था। ना मुझे कभी स्टेला का ध्यान आया और ना ही अपनी बेटी का। और फिर इन्हीं सब से छुटकारा पाने के लिए एक दिन स्टेला मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली गई और उसने पीटर से दूसरी शादी कर ली। लेकिन उस सदमे से उभरने के लिए मुझे काफी समय लग गया, और फिर कई सालों
दिनों बाद एक दिन मैंने फाइनली हिम्मत जुटा के स्टेला को अपनी उस एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में बताया। मेरी मजबूरी को समझते हुए स्टेला ने मेरा काफी साथ दिया, लेकिन सच तो ये था कि उस समय वो किसी और की पत्नी बन चुकी थी और मौके की नजाकत को समझते हुए हमने फैसला किया एक दूसरे से दूर रहने का। अब जोसेफ और स्टेला की ये कहानी सुन के जोसेफ के दोस्तों को भी थोड़ा झटका लगता है और फिर इसी सब के बीच स्टेला का पति पीटर उसे फोन करके तुरंत हॉस्पिटल आने को कहता है। बिना समय बर्बाद किए जोसेफ तुरंत हॉस्पिटल पहुंचता है और हॉस्पिटल में पीटर जोसेफ को बताता है कि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि स्टेला का दिमाग पूरी तरह से काम करना बंद कर चुका है और अब उसे वेंटिलेटर पे रखने का भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसका वापस ठीक होना अब बिल्कुल नामुमकिन है। तो डॉक्टर्स जानना चाहते हैं कि क्या हम स्टेला के शरीर के कोई ऑर्गन्स डोनेट करना चाहते हैं या नहीं। मैं इतना बड़ा फैसला अकेला नहीं ले सकता था, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुला लिया। ऑर्गन डोनेट करने की बात सुन के जोसेफ को वो समय याद आ जाता है जब उसकी बेटी के एक्सीडेंट के दौरान डॉक्टर्स ने बिल्कुल यही बात पूछी थी। दरअसल जोसेफ और स्टेला की बेटी डायना का भी एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद डायना के ब्रेन डेड होने के कारण स्टेला और जोसेफ ने उसके बॉडी ऑर्गन्स हॉस्पिटल वालों को डोनेट कर दिए थे और बस कुछ इसी तरह से स्टेला के भी बॉडी ऑर्गन्स हॉस्पिटल वालों को डोनेट करके जोसेफ और पीटर स्टेला की लाश का अंतिम संस्कार कर देते हैं। अब स्टेला को आखिरी विदाई देने के बाद जोसेफ अपने दोस्तों के साथ उस जगह पहुंचता है जहां स्टेला की स्कूटी का एक्सीडेंट हुआ था। मौका वारदात पे पहुंचने पे जोसेफ उस जगह को अच्छी तरह देखने लग जाता है। इसके साथ साथ वो पुलिस की FIR रिपोर्ट भी पढ़ रहा है, जिसमें पूरे एक्सीडेंट की एक एक बारीक कहानी लिखी हुई है। फिर बहुत देर सोचने के बाद जोसेफ अपने दोस्तों को बताता है कि स्टेला का एक्सीडेंट कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक सोचा समझा मर्डर है। ये हैरान कर देने वाली बात जोसेफ के दोस्तों की आंखें खोल देती है, क्योंकि अगर जोसेफ जैसे होनहार पुलिस वाले ने इस एक्सीडेंट को मर्डर बताया है तो उसके पीछे बिल्कुल कोई ना कोई सॉलिड कारण होगा। लेकिन अब जोसेफ के दोस्तों के मन में भी काफी सवाल उठ रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि आखिर जोसेफ को क्यों ये एक्सीडेंट एक मर्डर लग रहा है। उन्हें समझाते हुए जोसेफ कहता है कि पुलिस की FIR रिपोर्ट और एक्सीडेंट की तस्वीरों को देखते हुए ये साफ जाहिर है कि जब स्टेला का एक्सीडेंट हुआ तो अपने बाएं हाथ के जरिए जमीन पे गिरी थी, जिसका मतलब ये है कि अगर सबसे ज्यादा उसे कहीं चोट आई है तो वो उसका बायां हाथ है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके सिर पे लगी वो गहरी चोट को उसकी मौत का कारण बताया गया है। लेकिन अगर एक्सीडेंट के बाद स्टेला अपने हाथ के बल जमीन पे गिरी है तो उसके सर पे इतनी तेज चोट लगने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और एक पल के लिए अगर मान भी लिया जाए कि उसकी सर की चोट उन रोड पे मौजूद चट्टानों की वजह से है, लेकिन एक्सीडेंट के बाद पुलिस वालों को तो स्टेला की बॉडी उस चट्टान से काफी दूर मिली है। इसीलिए मुझे लगता है कि स्टेला के वो सर वाली चोट उसके एक्सीडेंट के बाद उसे पहुंचाई गई है। इसके बाद उस एक्सीडेंट वाली जगह के पास एक चाय वाले की दुकान भी है। दुकान वाले से पूछताछ करने पे जोसेफ को पता चलता है कि एक्सीडेंट के बाद स्टेला को एक गाड़ी में हॉस्पिटल पहुंचाया गया था। चाय वाले ने उस गाड़ी का नंबर नोट कर लिया है, लेकिन जोसेफ को पूरा यकीन है कि ये नंबर नकली है और जब वो अपनी पुलिस टीम को ये नंबर चेक करने के लिए बोलता है तो उसकी बात सच साबित हो जाती है। अब जोसेफ के दोस्त उससे पूछते हैं कि अगर वो लोग स्टेला को जान से ही मारना चाहते थे तो वो लोग इसे इस चाय की दुकान से कहीं दूर भी मार सकते थे, जहाँ इस घटना का कोई विटनेस ही नहीं होता। लेकिन जोसेफ उन्हें कहता है कि नहीं, उन्होंने जानबूझ के ये एक्सीडेंट चाय वाले के सामने किया, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता है कि एक विटनेस के सामने अगर वो ये एक्सीडेंट करेंगे तो पुलिस इस केस को एक एक्सीडेंट केस समझ के कभी इन्वेस्टिगेट ही नहीं करेगी और वो चुपचाप इस मर्डर के इल्जाम से निकल के भाग जाएंगे। और ऊपर से उस चाय वाले ने ये भी बताया है कि एक्सीडेंट के बाद जिस गाड़ी में स्टेला को हॉस्पिटल ले जाया गया, उस गाड़ी में मौजूद लोगों ने हॉस्पिटल में अपना नाम पता भी छोड़ना जरूरी नहीं समझा। वो चुपचाप वहाँ स्टेला को छोड़ के निकलते बने। इसके बाद स्टेला के पति पीटर से पूछताछ करने के बाद जोसेफ को ये भी पता चला है कि एक्सीडेंट से कुछ दिन पहले स्टेला को हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत चल रही थी, इसलिए वो अपना चेकअप करवाने सिटी हॉस्पिटल भी जाती रहती थी। और फिर उस चाय वाले की मदद से जोसेफ और उसकी टीम स्टेला का एक्सीडेंट करने वाले का एक स्केच बनाने में कामयाब हो जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जोसेफ को समझ आता है कि स्टेला की मौत की काफी चीजें उसकी बेटी डायना की मौत से भी मिलती जुलती हैं।
डायना का भी इसी तरह एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसके सर पे चोट लगी और फिर हॉस्पिटल वालों ने बिल्कुल स्टेला की तरह ही उसके बॉडी ऑर्गन्स को डोनेट करने की बात की थी। जोसेफ को दोनों केसेस में थोड़ी गड़बड़ महसूस हो रही है, इसलिए वो अपनी बेटी डायना की मौत की इन्वेस्टिगेशन भी साथ साथ शुरू कर देता है। केस में अगला सुराग ढूंढने के लिए जोसेफ अब उन लोगों से मिलता है जिन लोगों को डायना के बॉडी ऑर्गन्स डोनेट किए गए थे। लेकिन एक एक करके उन लोगों से मिलने के बाद जोसेफ को पता चलता है कि वो बेचारे तो गरीब गांव के लोग हैं और इतनी खतरनाक मर्डर प्लानिंग करना उनके बस की बात नहीं। लेकिन इन सब चीजों के बीचों बीच एक अजीबोगरीब घटना घटती है। अचानक गुस्से और निराशा के कारण जोसेफ अपने आप को मारने की कोशिश करता है। उसने अपने हाथ की नस काट ली है, लेकिन मौके पे सही टाइम पे मौजूद उसके दोस्तों ने उसकी जान बचाई और उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया। हॉस्पिटल में जोसेफ के दोस्त और उसके रिश्तेदार उसे हौसला देते हुए कहते हैं कि आज नहीं तो कल वो कातिलों को पकड़ ही लेगा, इसलिए अपना हौसला कम ना होने दे और मौत के बारे में तो सोचे भी ना। इसी बीच जोसेफ की टीम का एक पुलिस वाला स्टेला की मौत वाले दिन मौका वारदात पे जितने भी मोबाइल फोन मौजूद थे उनके नंबर्स निकाल लेता है, क्योंकि जोसेफ को शक है कि मौके पे स्टेला को मारने वाले लोगों ने अपना मोबाइल फोन जरूर इस्तेमाल किया होगा और अगर हम उस लोकेशन के सारे नंबर्स निकाल लें तो उनमें से एक नंबर कातिलों का भी निकल ही आएगा। अब अच्छी तरह जांच पड़ताल के बाद बहुत सारे नंबर में से पुलिस वालों के हाथ एक ऐसा नंबर लगा है जो स्टेला की मौत के बाद तुरंत स्विच ऑफ हो गया था। पुलिस वालों को शक है कि ये नंबर खूनियों का हो सकता है, इसलिए उस नंबर पे काफी समय से नजर रखी जा रही थी और अचानक आज सुबह ये नंबर वापस स्विच ऑन हो चुका है। इस बात की खबर वो पुलिस वाला जोसेफ को देता है। जोसेफ अपनी बाकी पुलिस टीम को बताता है कि स्टेला के कातिल कल एक और नई घटना को अंजाम देने वाले हैं। उन लोगों को समझाते हुए जोसेफ कहता है कि हम काफी दिनों से उन कातिलों का नंबर ट्रेस कर रहे थे और अचानक कल वो नंबर स्विच ऑन हुआ है और पिछली घटनाओं को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि जब जब भी इनका फोन ऑन होता है उसके 48 घंटे बाद कोई ना कोई घटना को ये लोग अंजाम जरूर देते हैं। तो उनके इसी पैटर्न को देखते हुए मुझे लग रहा है कि कल ये लोग एक और घटना को अंजाम देंगे। इसी के साथ साथ जोसेफ की पुलिस टीम ने उस स्केच के जरिए स्टेला के एक कातिल का पता लगा लिया है। हाल ही में इस कातिल ने एक और नई गाड़ी खरीदी है, जिसका मतलब ये है कि अगले होने वाले एक्सीडेंट के लिए ये लोग इस गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद जोसेफ अपनी टीम के साथ उस गाड़ी तक भी पहुंच जाता है, लेकिन फिलहाल सबूतों की कमी की वजह से पुलिस वाले उन पे हाथ भी नहीं लगा सकते। इसलिए सबूत जुटाने के चक्कर में जोसेफ और उसकी टीम उस गाड़ी में कैमरे लगा देती है, क्योंकि जब अगली घटना को अंजाम दिया जाएगा तो उस कैमरे में कुछ न कुछ रिकॉर्ड तो जरूर होगा। अब उन लोगों का पीछा करने के लिए जोसेफ अपनी एक पुलिस टीम को उन लोगों के घर के बाहर ही छोड़ देता है। सुबह होती है और वो लोग अपने घर से निकल के अपने अगले शिकार के लिए निकल पड़े हैं। तुरंत जोसेफ को ये खबर देने के बाद जोसेफ के साथी उन लोगों का पीछा करने में लग जाते हैं, लेकिन अचानक आधे रास्ते में उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो चुका है, जिसकी वजह से वो लोग कातिलों का पीछा नहीं कर पा रहे। जोसेफ उनको कहता है कि वो अभी चर्च जा रहा है और चर्च के बाद वो सीधा उनके पास पहुंचेगा। लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है और चर्च से निकलने के बाद कातिलों की वो गाड़ी जोसेफ के पीछे लग चुकी है। बिल्कुल पुराने मर्डर जैसा पैटर्न फॉलो करते हुए पहले एक गाड़ी जोसेफ को टक्कर मारती है और फिर उसके तुरंत बाद अगली गाड़ी जोसेफ को जख्मी हालत में उठा के हॉस्पिटल ले जाती है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कहानी यहाँ खत्म हो गई तो जी नहीं, आप बिल्कुल गलत हैं। दरअसल उस एक्सीडेंट से पहले जोसेफ ने एक रिपोर्ट बना के हाई कोर्ट के वकीलों तक पहुँचा दी है और आज उसकी उसी रिपोर्ट पे हाई कोर्ट में एक डिस्कशन चल रहा है। जोसेफ की रिपोर्ट को पढ़ते हुए वकील साहब बताते हैं कि जोसेफ ने इस केस को काफी समय पहले ही क्रैक कर लिया था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जिन जिन लोगों को डायना के बॉडी ऑर्गन्स दिए गए थे उनसे पूछताछ के समय जोसेफ को शक होता है कि इन लोगों में कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है। बातों बातों में जोसेफ उनमें से एक लड़की को अपने फैमिली डॉक्टर के पास भेजता है। चेकअप के बाद वो फैमिली डॉक्टर जोसेफ को बताते हैं कि इस लड़की की सर्जरी तो हुई है
है, लेकिन इसकी बॉडी में कोई भी ऑर्गन डायना का नहीं है। और यहीं से जोसेफ का वो शक यकीन में बदल गया था। जोसेफ को यहीं पे शक हो गया था कि वो हॉस्पिटल वाले किसी न किसी तरीके से बॉडी ऑर्गन्स का गलत व्यापार कर रहे हैं। हॉस्पिटल का डाटा हैक करने के बाद मुझे पता चला कि जिस दिन डायना का एक्सीडेंट हुआ उसी दिन हॉस्पिटल में 2 सर्जरियां की गई थी। एक सर्जरी तो उस गरीब लड़की की हुई थी जिसे डायना के ऑर्गन दिए जाने थे, और दूसरी सर्जरी विदेश से आई हुई एक औरत की हुई थी। लेकिन डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरह पढ़ने पे जोसेफ को समझ आ गया कि डायना के जिस ऑर्गन को उस गरीब लड़की तक पहुंचना चाहिए था वो उस विदेशी महिला को दे दिया गया। दरअसल गरीब लोगों के लिए सरकार ने ऐसी कई योजनाएं चलाई थी जिसके तहत उन्हें उनके खराब बॉडी ऑर्गन्स की फ्री में ट्रांसप्लांट किया जाता था। और इन गरीबों के ट्रांसप्लांट्स के लिए डॉक्टर्स ने डायना और स्टेला जैसे कई लोगों की मौत के बाद उनके बॉडी ऑर्गन्स अपने नाम करवा लिए थे। लेकिन इसी तरीके का फायदा उठाते हुए गरीबों को देने की बजाय डॉक्टरों ने ये बॉडी ऑर्गन्स अमीर विदेशी क्लाइंट्स को देना शुरू कर दिए। इन विदेशी लोगों से डॉक्टर्स को इन बॉडी ऑर्गन्स के मुंह मांगे पैसे मिलते और गरीबों को बिना ऑर्गन ट्रांसप्लांट के ही घर भेज दिया जाता। लेकिन समय के साथ साथ इन ऑर्गन्स की विदेश में डिमांड बढ़ने लगी, इसलिए जिस जिस ब्लड ग्रुप के ऑर्गन की हॉस्पिटल को जरूरत पड़ती वो लोगों को किसी न किसी बहाने हॉस्पिटल में ले ही आते। और कुछ ऐसा जोसेफ के साथ भी हुआ। कुछ दिन पहले वो सुसाइड करना जोसेफ की सोची समझी चाल थी, क्योंकि हॉस्पिटल का डाटा हैक करने के दौरान जोसेफ को पता चला था कि अब हॉस्पिटल वाले AB नेगेटिव ब्लड ग्रुप के ऑर्गन ढूंढ रहे हैं। जोसेफ का ब्लड ग्रुप भी AB नेगेटिव है, इसलिए सुसाइड के बहाने जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचा उसे पता था कि डॉक्टर उसका ब्लड ग्रुप जरूर चेक करेंगे। और हुआ भी फिर कुछ वैसा ही। ब्लड ग्रुप चेक करने के बाद जैसे ही जोसेफ हॉस्पिटल से निकला वो कातिलों के निशाने पे आ गया। फिर बिल्कुल सेम पैटर्न फॉलो करते हुए एक गाड़ी ने उसका एक्सीडेंट किया, और जबकि दूसरी गाड़ी उसकी मदद के बहाने उसे हॉस्पिटल ले जाने आ गई। अब क्योंकि एक्सीडेंट के बाद तो जोसेफ सिर्फ जख्मी हुआ था, इसीलिए वो दूसरी गाड़ी में मौजूद उस औरत ने एक तेजधार हथियार से उस पे हमला करके उसे गाड़ी में ही मार दिया। और फिर हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते डॉक्टर ने बड़ी चालाकी से उसे एक्सीडेंट में मरा हुआ बता दिया। गाड़ी में लगाए हुए जोसेफ की टीम के वो कैमरे काम आए और उनकी सारी हरकतें कैमरे में रिकॉर्ड हो गयी। सबूत जुटाने के लिए जोसेफ ने अपने आप को चारा बना के कातिलों के सामने फेंक दिया, और उनकी प्लानिंग का एक एक हिस्सा उस कैमरे और फिर जोसेफ की रिपोर्ट में शामिल हो गया। अब पुलिस वालों के पास काफी सबूत हो चुके हैं और वो बिना किसी दिक्कत के हॉस्पिटल में मौजूद उन कातिलों को फांसी के फंदे तक जरूर पहुंचा पाएंगे। और कुछ इस तरह अपनी जान की बाजी लगाते हुए जोसेफ ने फाइनली अपनी पत्नी और बच्ची के कातिलों को ढूंढ ही लिया। इसी के साथ हमारी ये आज की कहानी यहीं खत्म होती है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी ही नई नई कहानियों को एंजॉय करने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें।